25 साल से एक दावा कर रखा है और मैं आज के आपके चैनल पर ये दावा कर रहा हूँ और कोई भी जो आपके लाखों करोड़ों जो दर्शक सुने हैं इसे कि कोई व्यक्ति चमत्कार कर सकता हो, मैं लाख 2 लाख की शर्त लगाने को तैयार हूँ। जैसा कुछ दावा करते हैं नहीं लोग कि फला बाबा वो जाति आपका नाम बता देंगे, आपकी जेब में कितने नंबर का नोट है, आप किस नंबर की गाड़ी से आए हो, आपका भूत और भविष्य बता देंगे। अगर कोई ये बताता हो मैं खुद तैयार हूँ और मैं जो शर्त कहें वो लगाने को तैयार हूँ। ये सब पाखंड है, इसमें कोई दम नहीं है और इसका धर्म से कोई संबंध भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ तो कुछ भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ पहली बात तो कोई संत नहीं है, कोई योगी नहीं है, भय से भी मुक्त। ये इनके खिलाफ खाली 151 में गिरफ्तारी हुई थी इनकी, तो लोकसभा में खड़े होकर रोने लगे। कृपाल सिंह बिष्ट होते थे गोरखपीठ के महंत, जो जिनका नाम हो गया था महंत अवैधनाथ। वो इनके चाचा होते थे रिश्ते में। उनका असली नाम था कृपाल सिंह बिष्ट। उनके भतीजे ही अजय सिंह बिष्ट थे। 207 लोग मारे गए हैं मुठभेड़ में पुलिस की गोली से और 7200 के करीब घायल हुए हैं जिनके पैर में गोली लगी। तो इन्हें अगर जोड़ लें और सारे टोटल दिन देखें योगी जी को कितने दिन हुए हैं राज करते हुए, तो 3 रोजाना का एवरेज आता है। तब उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है तो क्या फांसी दे दोगे इतनी सी गलती। वैसे मोटे तौर पर तो मैं महसूस करता हूँ कि मैं नास्तिक ही हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी आस्तिकता ज़रूर है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को, किसी की आस्था को कभी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। मैं फिर दोहरा देता हूँ, हम बड़े हिंदू इसलिए हैं कि हमारा दिल बड़ा है, हम बड़ी सोच रखते हैं, हम सबको गले लगाते हैं। एक होते हैं वक्ता, एक होते हैं प्रवक्ता और उसके बाद आते हैं राजकुमार भाटी, प्रोफेसर राजकुमार भाटी। ये लाइन मैंने जिस सोशल मीडिया से उठाई है उस सोशल मीडिया पे इस नाम का खूब जिक्र होता है, वीडियो क्लिप खूब वायरल होते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता राजकुमार भाटी आज मंच पे हमारे मेहमान हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मैं बहुत लंबा इंट्रो नहीं लिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि किस तरीके से जो दर्शक देख रहे हैं उनको ये जानकारी हो कि आप सिर्फ नेता नहीं हैं, इससे पहले आप प्रोफेसर रह चुके हैं, आपने पत्रकारिता भी की है और एक तरीके से समझिए कि एक वक्त में पश्चिमी यूपी में देहाती मोर्चा से पूरा इलाका भी हिला चुके हैं। तो राजकुमार भाटी के नेता बनने की कहानी क्या है? जी, मैं जब पत्रकारिता में था तो मैं एक तो ये मानता हूँ मूलतः कि राजनीतिक व्यक्ति का और पत्रकार का दोनों का कार्य एक ही होता है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, न्याय के लिए संघर्ष करना। राजनीतिक लोग आंदोलन के तरीके से संघर्ष करते हैं, पत्रकार अपने कलम के दम से या कैमरा के दम से आवाज़ उठाता है। तो मैं जब पत्रकारिता में था मैंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को मैं देखता था और ये महसूस करता था कि उन्हें आवाज़ उठाने वाले लोग कम हैं, उनके लिए ईमानदारी से लड़ने वाले और शासन प्रशासन की ज़्यादतियों के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोग या संगठन कम हैं। ख़ास तौर से यहाँ नोएडा में, क्योंकि हम यहीं के मूल निवासी हैं। यहाँ ग्रामीणों के साथ बड़ा अन्याय होता था, जो उनकी 100-100 साल पुरानी आबादी हैं, उन्हें बिना कोई नोटिस दिए, बिना सूचना के बुलडोज़र लगा के मकान गिरा दिए जाते थे और प्राधिकरण कहता था कि ये हमारी ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन है। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ हमने ये ज़रूरत महसूस करते हुए देहात मोर्चा नाम से एक ग्रामीणों का संगठन बनाया। उसके माध्यम से तब तक हमारा चुनावी राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था या राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने का भी इरादा नहीं था। बस संघर्ष करते करते फिर लोगों ने भी कहना शुरू किया और हमने महसूस किया कि राजनीतिक पार्टी में रह के और ज़्यादा मजबूती से आवाज़ उठाई जा सकती है। और मैंने 2009 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और तब से मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। अखिलेश यादव से पहली मुलाकात कब हुई? अखिलेश जी से मेरी मुलाकात समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने से भी 4 साल पहले 2006 में एक निजी कार्यक्रम के नोएडा में वो एक गांव में आए थे। वहाँ पर जिनके घर पे कार्यक्रम था वो हमसे भी जुड़े हुए थे। उन्होंने मुझे भी बुलाया, उन्होंने मेरा परिचय कराया कि ये राजकुमार भाटी हैं, देहात मोर्चा चलाते हैं। सौभाग्य से उस समय तक देहात मोर्चा का काफ़ी चर्चा थी और अखिलेश जी परिचित थे कि हाँ देहात मोर्चा कोई संगठन है। तो उन्होंने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, बड़े अच्छे तरीके से बात की। तो मैं थोड़ा प्रभावित भी हुआ कि ये एक अच्छे नेता हैं, मिलनसार हैं, सम्मान देते हैं। फिर जब 2009 में हमारी ज्वाइनिंग का मन बना तो तब भी मेरे जो शुभचिंतक थे, मेरे मित्र थे, हम 2 ऑप्शन पर विचार कर रहे थे कि बीएसपी ज्वाइन करें या एसपी ज्वाइन करें। तो उसमें एक बड़ी भूमिका ये भी थी कि अखिलेश जी से मुलाकात होने के कारण और उनके व्यवहार से परिचित होने के कारण मेरा झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा था
और मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। बीजेपी क्यों नहीं? नहीं, बीजेपी तो इसलिए नहीं कि देखिए मैंने जैसे बताया आपको कि मैंने राजनीतिक तो बाद में शुरू की, पहले तो मैं मूलतः तो मैं पत्रकार ही हूँ। आज भी मैं अपने अंदर एक पत्रकार महसूस करता हूँ। और मेरा, अगर आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, तो मेरी रिएक्शन भी उसी तरह की होती हैं घटनाओं पर। मैं जो लिखता हूँ, छोटे मोटे कमेंट्स या पोस्ट लिखता हूँ, तो एक पत्रकार की दृष्टि से ही मैं आमतौर पर कई बार मैं अपनी पार्टी के लोगों की आलोचना भी कर देता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर का पत्रकार अभी जिंदा है। तो तब तो कोई इरादा नहीं था, लेकिन हम उस समय भी, बल्कि पढ़ते हुए टाइम से ही, जब हम पढ़ते थे तब से ही हमारी जो विचारधारा, जो मन में एक जो अपनी विचारधारा बनी, किताबें पढ़ के या लोगों को सुन के, वो सामाजिक न्याय की, पंथ निरपेक्षता की, समाजवाद की विचारधारा बनी। और भारतीय जनता पार्टी को मैं मानता हूँ कि वो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, बंटवारे की, ऊंच नीच की भावना उनके अंदर होती है, वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, मनुस्मृति के समर्थक हैं। इसलिए जीवन में मैं भारतीय जनता पार्टी तो ज्वाइन करने की कभी सोच ही नहीं सकता था। और मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव भी एक बताऊं कि आप पूछेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा। बीजेपी के एक नेता ने मेरे सामने ऑफ़र रखा था कि नाम बता दीजिए, क्या दिक्कत है? डॉक्टर महेश शर्मा, जो यहाँ से सांसद हैं तीसरी बार, इन्होंने 2014 के चुनाव में मेरे सामने ऑफ़र रखी कि मेरा इनसे बहुत अच्छी मित्रता आज भी, जब ये सेक्टर 19 में एक कमरे में क्लिनिक चलाते थे, तब से हमारा परिचय। और वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पार्टी को छोड़ दें तो वो बहुत अच्छे काम करने वाले, एक भावनात्मक व्यक्ति हैं, लोगों की मदद करते हैं। मैंने सैकड़ों लोगों की मदद उनके हॉस्पिटल में कराई है उनसे। तो उन्होंने कहा कि भाटी जी, मुझे चुनाव लड़वाओ, 2014 में मैं बीजेपी का टिकट भी करवाऊंगा और सारा चुनाव खर्चा भी दिलवाऊंगा। तो मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब, मित्रता अपनी जगह, मैं जीवन में कभी ना तो बीजेपी को वोट दूंगा ना बीजेपी ज्वाइन करूंगा। तो ये मेरी अपनी सोच है और इसे मैं खुल के बताता हूँ, कहीं कोई संदेह नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं बीजेपी की या सोशल मीडिया की, आपके क्लिप्स बहुत वायरल होते हैं और आजकल तो खासकर चुनाव के वक्त तो खूब वायरल हुए। वायरल ये भी होता है कि राजकुमार भाटी बहुत आक्रामक हैं, धर्म को लेके कहिए या उसको पाखंड आप कह लीजिए। फिर सवाल उठता है कि क्या आप नास्तिक हैं? हाँ, वैसे मोटे तौर पे तो मैं महसूस करता हूँ कि मैं नास्तिक ही हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी आस्तिकता ज़रूर है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को, किसी की आस्था को कभी चोट नहीं पहुँचानी चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उसके खिलाफ़ कठोर टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए। मैं कोई पूजा पाठ करता नहीं हूँ और मैं कबीर पंथी हूँ एक तरीके से। कबीर ने कहा है कि कबरा मन निर्मल करो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। अगर आपका मन स्वच्छ है, आपका चरित्र ठीक है, आप खराब कर्म आपके नहीं हैं, तो ईश्वर आपको खुद तलाश करेगा। ईश्वर की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं। ईश्वर कोई रिश्वतखोर अधिकारी नहीं है कि हम उसे पर चढ़ावा चढ़ाएंगे, उसकी चमचागिरी करेंगे, रोज़ाना आरती गाएंगे तब ईश्वर हमसे प्रसन्न होगा। ईश्वर हमारे कर्म से प्रसन्न होगा, हमारे चरित्र से प्रसन्न होगा। मैंने जीवन में, रजत जी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इतनी बात कहने के लिए हिम्मत चाहिए। मैंने, आज मेरी 59 साल की लगभग उम्र है, मैंने जीवन में कोई काम ऐसा नहीं किया जो पाप की श्रेणी में आता हो, जिसे पाप कह सकें। कोई चोरी नहीं की, किसी के साथ अन्याय नहीं किया, किसी का शोषण नहीं किया, कोई मतलब अवैधानिक काम नहीं किया। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है चमचागिरी करने की? चमचागिरी वो करें जो दो गोरख धंधे करते हैं, 2 नंबर काम करते हैं। मैं ये मेरा मन को भी ये विश्वास है कि ईश्वर उनसे पहले मेरी मदद करेगा, क्योंकि मैं अपने सही मार्ग पर हूँ। आपने ईश्वर की बात की, एक सवाल मैं इस पे लेता हूँ। आजकल बहुत सारे बाबा वायरल हो रहे हैं। कुछ ऐसे बाबा हैं, लोगों की उनकी आस्था भी है, अपनी अलग अलग आस्था है। कुछ लोग ये बात कहते हैं कि मैं आपका इलाज कर दूंगा। कुछ लोग आपके मन की बात पढ़ ले रहे हैं, नाम बता दे रहे हैं, पता बता दे रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं, क्या है। और उसके इतर अब कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बात कर रहे हैं कि धर्म की बात कर रहे हैं कि एक तरीके से मैं ये कहूँ कि व्यासपीठ की का काम कर रहे हैं, जिसको धार्मिक भाषा में कहा है। इस पर आपकी क्या राय है? इन सब चीज़ों पर आपकी क्या राय है? इस बाबागिरी के गोरख धंधे को मैं बहुत गहराई से जानता हूँ और व्यक्तिगत अनुभव है मेरे, क्योंकि मेरा गांव जो है वो इस ज़िले में प्रसिद्ध है भगतों के लिए। भगत बोलते हैं हमारे यहाँ, मोहन बाबा के भगत सबसे ज़्यादा हमारे गांव में होते थे और दूर दूर से लोग आते थे, उनसे वो पूजा पाठ और उनके वो होते नहीं जो करते हैं, वो बोलते हैं पूजा देने के लिए। तो मैंने उनके ढोंग, उनके पाखंड बहुत नज़दीक से देखे हैं
और मैंने देखा किस किस तरह ये फलते फूलते हैं, किस किस तरह बढ़ते हैं, किस किस तरह ऊपर उठते हैं, और कितना उसमें धोखा, कितना झूठ, कितना फरेब होता है, और ये केवल प्रचार के बल पर चलते हैं। और देश का दुर्भाग्य ये है कि आजकल हमारा मीडिया सबसे आगे है उनका प्रचार करने में। मीडिया ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है, जबकि इनकी असलियत समाज को बतानी चाहिए। सामने कोई खड़ा है, पेशेंट खड़ा है, उसका हाथ के हाथ इलाज कर दे रहे हैं, उंगली उठा के दर्द बंद करिए दे रहे हैं, अंधे को आँख दे रहे हैं, लंगड़े आदमी को चला रहे हैं। ये क्या पाखंड है, और इसको मीडिया बढ़ावा दे रहा है। तो इनका धंधा केवल लोगों के अज्ञानता पे और प्रचार के बल पर चलता है, और इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। और मैंने तो कम से कम 25 साल से एक दावा कर रखा है, और मैं आपके चैनल पर ये दावा कर रहा हूँ, और कोई भी जो आपके लाखों करोड़ों जो दर्शक सुने हैं इसे, कि कोई व्यक्ति चमत्कार कर सकता हो, मैं 1,00,000 2,00,000 की शर्त लगाने को तैयार हूँ। जैसा कुछ दावा करते हैं नहीं लोग कि फलां बाबा वो जाति आपका नाम बता देंगे, आपकी जेब में कितने नंबर का नोट है, आप किस नंबर की गाड़ी से आए हो, आपका भूत और भविष्य बता देंगे। अगर कोई ये बताता हो, मैं खुद तैयार हूँ, और मैं जो शर्त कहें वो लगाने को तैयार हूँ। ये सब पाखंड है, इसमें कोई दम नहीं है, और इसका धर्म से कोई संबंध भी नहीं है। धर्म ये नहीं है, आपने शुरू में सवाल धर्म का किया। धार्मिक हर व्यक्ति को होना चाहिए, धर्म में आस्था हर व्यक्ति की होनी चाहिए। धर्म है कि सच्चे मार्ग पर चलो, अच्छे कर्म करो, और जो है किसी का नुकसान मत करो, कोई चोरी चकारी मत करो, किसी के हक मत मारो, ये धर्म है। हिंसा मत करो, नफ़रत मत करो, प्रेम को बढ़ावा दो। लेकिन आज धर्म के नाम पर सब इनके विपरीत काम हो रहे हैं। धर्म के नाम पर नफ़रत बढ़ाई जा रही है, धर्म के नाम पर फ्रॉड किए जा रहे हैं, धोखाधड़ी की जा रही है। राम मंदिर के नाम पर किसानों के साथ धोखा हो रहा है, किसानों की ज़मीन सस्ते में खरीद के महंगे में बेची जा रही है, कमीशन खा रहे हैं राम भक्त उसमें, तथाकथित राम भक्त। तो ये धर्म नहीं है, ये पाखंड है, और इस पाखंड को बढ़ावा देने में हमारे मीडिया का बहुत रोल है, जिसमें मीडिया को सुधार करना चाहिए। मेरी अपील भी है हाथ जोड़ के, क्योंकि मीडिया, पत्रकारिता बहुत जिम्मेदारी का कार्य है, और देश समाज को बनाने में पत्रकारिता की बड़ी भूमिका होती है। पत्रकारिता एक हमेशा चलने वाली यूनिवर्सिटी की तरह होती है। पत्रकारिता ज्ञान देती है, दिशा देती है, विचार देती है। पत्रकारिता अगर भटकाने लग जाएगी तो पूरा समाज भटक जाएगा। एक आखिरी सवाल का एक और हिस्सा था, बहुत सारे बच्चे भी आ रहे हैं, शायद आपने देखा भी हो। हाँ, मैंने देखा है, आजकल तो एक नया खूब वायरल हो रहा है वो। अब जिस बच्चे को, अभी जो बच्चा बालिग नहीं हुआ, जिसे ये समझ नहीं है कि तुझे किस क्षेत्र में जाना है, तुम्हें अफसर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, न्यायाधीश बनना है, या नेता बनना है, उस बच्चे को किसी धंधे में उतार देना उसके साथ अत्याचार है, अन्याय है। इस पर कानून है इसके खिलाफ। किसी नाबालिग बच्चे को आप किसी धंधे में नहीं उतार सकते। तो कानूनी तौर पे भी गलत है, नैतिक तौर पे भी गलत है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी गलत है, बिल्कुल गलत है वो। आप बड़े हिंदू हैं और भाजपाई छोटे हिंदू हैं, जी। ये आप ही का बयान है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे आप बड़े हिंदू कैसे हो? मैंने, सुधांशु त्रिवेदी थे मेरे साथ डिबेट में, बीजेपी के प्रवक्ता, वो इसका जवाब दे नहीं पाए थे। मैंने उनसे भी कहा था, मैं फिर दोहरा देता हूँ। हम बड़े हिंदू इसलिए हैं कि हमारा दिल बड़ा है, हम बड़ी सोच रखते हैं, हम सबको गले लगाते हैं, हम नफ़रत की बात नहीं करते, बांटने की बात नहीं करते। हमारा हिंदुत्व जो है महात्मा बुद्ध से शुरू होता है और कबीर तक, डॉक्टर अंबेडकर तक आता है, डॉक्टर लोहिया तक आता है। हमारे हिंदुत्व में विवेकानंद, दयानंद भी हैं, कबीर, नानक, दादू, रैदास भी हैं। हमारे हिंदुत्व में जो ज्योतिबा फुले भी हैं, और साहू जी महाराज भी हैं, भीमराव अंबेडकर भी हैं। ये तमाम लोग हमारे हिंदुत्व में आते हैं। इनका हिंदुत्व जो केवल मनु से शुरू होता है और सावरकर पाक ख़त्म हो जाता है। इनका हिंदुत्व चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए है। ये कुछ लोगों को ऊंच मानते हैं, कुछ को नीच मानते हैं, बाकी 90% को नीच मानते हैं, 10% को ऊंच मानते हैं। हम सबको समान मानते हैं। हम वैज्ञानिक सोच की बात, प्रगतिशील सोच की बात करते हैं। हम राष्ट्र निर्माण की, समाज निर्माण की बात करते हैं, ये विघटन की बात करते हैं। इसलिए हम बड़े हिंदू हैं, बड़े दिल वाले हिंदू हैं, बड़ी सोच वाले हिंदू हैं। ये छोटे हिंदू हैं, छोटे दिल वाले हैं, छोटी सोच वाले हैं। बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी, खासकर आपके पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, वो सिर्फ हिंदू जो धार्मिक नेता हैं उनके खिलाफ ही बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मठाधीश और माफिया में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि मौलाना और माफिया में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। हालांकि आपके एक सांसद ने इस तरीके का बयान दिया है, नाम बताता हूँ मैं, सनातन पांडे बलिया से जीत कर आए हैं।
नहीं, अखिलेश जी किसी धार्मिक नेता के खिलाफ नहीं है, किसी धर्मगुरु के खिलाफ नहीं है। अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता। मठाधीश तो कोई धार्मिक नेता नहीं होता। मठाधीश तो एक तरीके से माफिया का ही दूसरा नाम है। मठाधीश ही क्या होती है, जैसे कोई बिजनेस है, कोई जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तो उसमें एक माफिया ऐसा उभर जाता है जो तमाम जगह ट्रांसपोर्ट का कब्जा कर लेता है और उसकी मर्जी से फिर गाड़ियाँ लगेंगी, तो उसे मठाधीश कहने लगते हैं। जैसे पत्रकारिता में कहते हैं ये पत्रकारों के मठाधीश हैं, ये नेताओं के मठाधीश हैं। तो मठाधीश कोई धार्मिक पद तो है नहीं, न किसी कोई धार्मिक संत को या महात्मा को मठाधीश कहते। तो मठाधीश, सच्चाई तो यही है, अगर साहित्यिक दृष्टिकोण से शाब्दिक अर्थ आप देखेंगे, अगर उसका भाव देखेंगे, तो मठाधीश और माफिया में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। योगी आदित्यनाथ मठाधीश हैं? योगी आदित्यनाथ तो कुछ भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ पहली बात तो कोई संत नहीं है, कोई योगी नहीं है। वो महंत का पद है, एक महंत का पद उनके पास है, वो एक उसके महंत हैं गोरक्षनाथ पीठ के। वो मैं उन्हें साधु और संत और महात्मा इसलिए नहीं मानता कि साधु की पहली जो वो होती है योग्यता, वो होती है काम क्रोध मद लोभ मोह से मुक्त। ठीक है नहीं, इन्हें बात बात पर गुस्सा आता है, ये और भय से भी मुक्त। ये इनके खिलाफ खाली 151 में गिरफ्तारी हुई थी इनकी, तो लोकसभा में खड़े होकर रोने लगे। और अब वो कुर्सी पे हैं तो पुलिस का डंडा दिखाते हैं सबको, ठोक दूंगा, ज़मीन में गाड़ दूंगा, उड़ा दूंगा। किसी साधु के ऐसे विचार नहीं हो। साधु सम विषम परिस्थिति में एक जैसा रहता है, वीतरागी। बुरे वक्त में धैर्य खोता नहीं है, रोता नहीं है इनकी तरह, और ताकत आ जाए तो इतना घमंड नहीं करता जितना ये कर रहे हैं। और बात बात पर जिस तरह गुस्सा करते हैं, जिस तरह की भाषा बोलते हैं, कटेंगे तो बटेंगे, ये किसी साधु की भाषा हो सकती है? और योगी ये इसलिए नहीं है कि आप सबने देखा होगा, आपने वो वीडियो इनका है अभी जो कि योग दिवस पे योग कर रहे थे, एक पैर पे खड़ा तक नहीं हो गया उनसे, योगी नहीं है। और वो ANI वाले को क्या बोल रहे थे, वो किसी साधु की भाषा हो सकती है? तो साधु का इनके अंदर कोई। और ये जिस परंपरा से आते हैं, मैं आपको एक बात और बताऊं, इस परंपरा की एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी है। गोपीचंद नाम के राजा थे जो गुरु गोरखनाथ के शिष्य हो गए थे, जिन्होंने योग धारण कर लिया था। उनकी माँ को ये एहसास हुआ कि तैने गलत बेटे को योग दिलवा दिया, तो उन्हें वापस लाकर राजा बनाना चाहती थी। तो उन्होंने फिर हाथ जोड़ लिए थे कि माँ, मैं तो इतनी अच्छी जगह पहुँच गया हूँ, ये जो योग का पद है, ये राजा महाराजा की कुर्सी तो बहुत ऊपर है, सिंहासन से बहुत ऊपर है, मुझे तुम कहाँ गंदगी मिलाना चाहती हो? ये अपना मठ छोड़ गए, शासन की कुर्सी पर बैठे। वो तो ये कहते हैं कि मैं समाज सेवा के लिए इसमें आया हूँ, मठ की महानता बड़ी है, मुझे जब मौका मिलेगा मैं वापस मठ। उन्होंने विधानसभा जितने ये चंबल के डाकू हैं बड़े बड़े, मोहर सिंह, माधो सिंह, फूलन देवी, निर्भय गुजर, गब्बर सिंह, ये सब यही कहते थे कि हम तो समाज सेवा करते हैं, अमीरों को लूटते हैं, गरीबों में बांटते हैं। ये कोई आदमी अपने बारे में क्या कह रहा है, इससे काम नहीं चलता। ये तो जनता बताएगी नहीं कि किस लिए आए हैं, सत्ता का सुख भोग रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। आपने फूलन देवी का जिक्र किया। हाँ, मैं आपकी पार्टी से सांसद रही। फूलन देवी एक व्यवस्था की सताई हुई महिला थी, सामाजिक विद्रूपताओं का शिकार थी। उसके साथ सामूहिक रेप हुआ था, सबको पता है। उसे नंगा करके गांव में घुमाया गया था। उस महिला की हिम्मत और हौसले और ताकत को हमें सैल्यूट करना चाहिए कि उसने जो है अपने अन्याय के खिलाफ, वो उस लड़की ने आत्महत्या नहीं की जाके, वरना आमतौर पे इतना टूटने के बाद आत्महत्या कर लेते हैं लोग। उसने हिम्मत दिखाई, तो उसके साहस को हमें सलाम करना चाहिए। अच्छा भाटी साहब, आपने अभी बात कही कि जोड़ने वाली बात आप कह रहे थे कि आप बड़े हिंदू हैं, आप जोड़ने वाली बात कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने अभी एक बयान दिया था कि STF जो है स्पेशल ठाकुर फोर्स बन गई है, तो ये कौन सा जोड़ने वाला बात है? ठाकुर का वोट, समाजवादी पार्टी एक समय में राजपूतों का वोट अच्छा खासा पाया करती थी। ये अलग बात है कि आजकल 90-92% राजपूत भाजपा को वोट कर रहे हैं यूपी में, लेकिन क्या आप लोग को ठाकुरों का वोट चाहिए ही नहीं क्या? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि हम ठाकुर से हमें कोई चिढ़ है या ठाकुर के हम खिलाफ। हम उस जातिवाद के खिलाफ बोल रहे हैं जो मुख्यमंत्री ने कर दिया है। भैया हमें जातिवादी बताते हैं, हमें परिवारवादी बताते हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपीठ तक कैसे पहुँचे और संसद तक कैसे पहुँचे, क्या इसकी स्टोरी आपको पता है? इसका इतिहास पता है? कृपाल सिंह बिष्ट होते थे गोरखपीठ के महंत, जो जिनका नाम हो गया था महंत अवैधनाथ। वो इनके चाचा होते थे रिश्ते में। उनका असली नाम था कृपाल सिंह बिष्ट।
उनके भतीजे ही अजय सिंह बिष्ट थे। चाचा की वजह से तो यहाँ तक आए, उत्तराखंड से चल गए, और चाचा की पीठ के फिर मेहनती यही बने। तो ये परिवारवाद नहीं है। और वो चुन चुन के मतलब दूसरी जातियों के अधिकारियों को हटा रहे हैं और अपनी जाति के अधिकारियों को बैठा रहे हैं। तो क्या ये जातिवाद नहीं है? हमने जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई है। राजपूत एक बहुत देशभक्त और बहादुर कौम है और शासक रहे हैं। राजपूत से हमें कोई नाराज़गी है, कोई चिढ़ नहीं है। हमें मुख्यमंत्री की जातिवादी सोच से चिढ़ है। नहीं, वो तो खैर मतलब ये भी आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है कि अक्सर जब योगी जी और संगठन में दिखाना होता है कि ठीक नहीं चल रहा है तो स्टूल मंत्री भी केशव प्रसाद मौर्य को लोग कहते नजर आते हैं आपकी पार्टी से। तो ये तो फिर ये नहीं लगता है कि वो वहाँ भी जोड़ने वाली बात नहीं हो रही है, तोड़ने वाली ही बात हो रही है? नहीं मतलब एक पिछड़ा नेता अगर भारतीय हमारी जनता तरफ से पार्टी- थोड़ी हो रही है। हाँ, मैं ये तो 2-3 बार हुआ, एक बार हो जाता तो चलो बाई द वे हो गया। एक बार तो स्टूल भी नहीं मिला, खड़े ही रहे वो मीटिंग में। तो ये देखिए, जब मुख्यमंत्री पद छोड़ा अखिलेश यादव जी ने और मुख्यमंत्री आवास खाली किया तो योगी जी ने उसे गंगा जल से पवित्र कराया। तो इससे घोर जातिवादी कोई सोच हो सकती है? यही तो जातिवाद है कि उन्हें लगता था कि इसमें एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री रहा है, इसलिए इसको पवित्र कराना ज़रूरी है। तो जो पिछड़े वर्ग को इतना अपवित्र मानता हो और इतनी नफरत उस वर्ग से करता हो, तो पिछड़े वर्ग के केशव प्रसाद मौर्य को सम्मान कैसे दे सकते हैं वो? और ये तो ईश्वर ने इनके लंबी तपस्या का इन्हें प्रसाद दिया है। अब एक तरफ तो अवधेश प्रसाद आ गए, उधर केशव प्रसाद, और विधानसभा में आ गए माता प्रसाद। अब तो ये प्रसाद से घिरे हुए हैं। हालांकि उनके साथ सचिव के भी नाम में कुछ ऐसा ही नाम है। तो खैर मैं सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। आपने जब अपनी राजनीतिक यात्रा का जिक्र किया तो सपा और बसपा का नाम एक साथ लिया और भाजपा से आपका विरोध जग जाहिर है। आपने उसके पीछे का अपनी सोच भी बताई कि आप सेकुलर राजनीति पसंद, आप मन से सेकुलर हैं, दिल से सेकुलर हैं, और भाजपा सांप्रदायिक राजनीति करती है, इसलिए आपका वहाँ जाने का तो सवाल नहीं है। मेरा सवाल बसपा को लेकर ही है। पिछले दिनों मायावती जी की तरफ से आई ये जानकारी कि अखिलेश यादव ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था उनका, इसलिए गठबंधन टूट गया। जब इतने सिमिलर विचार हैं, 2009 में जब इतने सिमिलर विचार थे कि दोनों रास्तों पर आप जा सकते थे, सपा और बसपा के, दोनों बहुजन की राजनीति का, बसपा बहुजन की राजनीति करने की कोशिश कर रही थी, अखिलेश यादव आज पीडीए में बहुजन की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये टूट कैसे हो गई? क्या अखिलेश यादव वास्तव में फ़ोन उठाना बंद कर दिए थे मायावती? इस टूट के पीछे षड्यंत्र था, और ये षड्यंत्र उन्हीं लोगों का है जिन्होंने वर्ण के नाम पर, जाति के नाम पर समाज को विभाजित किया। ये बाबा साहब और डॉक्टर लोहिया के समय में प्रयास हुआ था कि दलित और पिछड़े वर्ग एक साथ आए राजनीति में तो एक बड़ी ताकत बनेगी। तब भी उसे षड्यंत्रपूर्वक तोड़ा गया। फिर ये मान्यवर कांसीराम और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने प्रयास किया, और कांसीराम जी पहली बार नेताजी के सहयोग से ही लोकसभा में पहुंचे थे, इटावा से जीत के, समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही। तो 93 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 93 के चुनाव में दोनों मिलकर लड़े और भारतीय जनता पार्टी को हराया। तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्रपूर्वक ही इस गठबंधन को तोड़वाया। बहन जी को फुसला लिया कि तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे, तुम अपना समर्थन वापस लो। और ये जब 19 में एकता हुई थी, 19 की एकता से भी इन्हें डर था कि अगर ये एक हुए तो ये सब षड्यंत्र है। वरना तो बहन जी भी इस बात को समझती हैं अच्छी तरह कि उनकी 10 सीट अगर आई, उससे पहले 0 थी, हमारे साथ मिलकर 10 आ गई, अगले चुनाव में फिर 0 हो गई। तो किसकी वजह से आई थी ये तो कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है। इस चुनाव में, 24 के चुनाव में 80 में से 1 सीट तो चंद्रशेखर आज़ाद जीते हैं, नगीना। बाकी 79 सीट पे या तो हम जीते हैं या दूसरे नंबर पर हैं। बहन जी की पार्टी कहीं भी दूसरे नंबर पर नहीं है, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर रही है, और 3-4 सीटों पर केवल उनकी जमानत बची है। तो ताकत किसकी ज़्यादा है और कौन किसको गले लगा रहा था ये तो स्पष्ट है। अब बहाने कुछ भी लगाए जाएं, अखिलेश जी का ऐसा व्यवहार ही नहीं है, उनकी सोच ही इस तरह की नहीं है कि वो किसी का फ़ोन नहीं उठाएंगे या किसी को सम्मान नहीं देंगे। मंच के ऊपर पूरे देश ने देखा कि डिम्पल जी ने बहन जी के पैर छुए थे, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? नहीं, उस समय मायावती जी ने बयान भी दिया था कि बड़ा सम्मान हमारा हो रहा है, लेकिन ये दोनों बयान तो मायावती के आजकल जो बहन जी बोलती हैं वो कंटेंट कहीं और से तैयार होकर आता है। अगर बहन जी अपने दिल की बात कहेंगी तो हमारे बीच, बहन जी के बीच में कोई मतभेद नहीं है आज भी, लेकिन जब बहन जी किसी और के दिया हुआ बोलती हैं तब दिक्कत आती है।
तो क्यों ऐसा है कि बहन जी किसी और का? अब ये तो बहन जी बता पाएंगे, हम क्या, हम तो उनका तब भी सम्मान करते थे, आज भी सम्मान करते हैं। अच्छा खैर चलिए, हम गठबंधन के दूसरे जहाँ गठबंधन टूट गया आपका उसकी बात नहीं करते हैं, जो गठबंधन आपका बना हुआ है इंडिया अलायंस उसकी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन है, 10 सीटों पर उपचुनाव है। मायावती की 19 सितंबर को बड़ी बैठक है, भाजपा योगी जी मिल्कीपुर पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, तमाम सीटों पर जा रहे हैं। आप लोग की अभी सीट शेयरिंग ही डिसाइड नहीं हो पा रही है? नहीं, सीट शेयरिंग तो अभी किसी की भी डिसाइड नहीं हुई, एनडीए की कहाँ हुई है। जब चुनाव की डेट घोषित हो जाएगी तब ये पता चलेगा कि किस सीट पर कौन लड़ेगा, और ये नेता तय करेंगे, ये हमारे लेवल का मामला नहीं है, ये तो नेता जो तय करेंगे वो। नहीं तो प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं ना भाटी जी कि जैसा महाराष्ट्र में हमारे साथ करोगे वैसा उत्तर प्रदेश में करेंगे। अब इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस साथ नहीं आई है क्या? किसी प्रवक्ता ने अगर ये कहा तो ये गलत कहा है, ये प्रवक्ताओं के स्तर का मामला नहीं है। प्रवक्ता को वो बोलना होता है जो पार्टी तय कर लेती है, तो ये वरिष्ठ नेताओं को तय करना है। जब हमें सूचना मिलेगी, हमसे जो कहा जाएगा हम वो बोलेंगे, और हमें ऐसा कोई संदेह नहीं है कि कहीं गठबंधन में मतभेद आएंगे या कुछ होगा। गठबंधन बढ़िया चल रहा है, राहुल गांधी और अखिलेश जी के बीच में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, और राहुल जी भी भले आदमी हैं, वो मतलब वैसे नहीं है जो क्या कहते हैं उसे, षड्यंत्रकारी और धोखा देने वाले और उस तरह टाइप के आदमी नहीं है। चलिए, राहुल गांधी का छिड़ गया है तो राहुल गांधी पर आते हैं। अभी आपने योगी आदित्यनाथ को लेकर अपनी टिप्पणी बताई, वो चूंकि वो सवाल मैं लेना चाहता था लेकिन रजत जी ने ले लिया उस सवाल को, तो मैं अब राहुल गांधी पर आता हूँ। राहुल गांधी एक राहुल गांधी हैं जो 2019 की हार के बाद पद त्याग करते हैं और सड़क पर यात्रा करने निकल जाते हैं, जो कि इस देश में ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला रहा है, चाहे चंद्रशेखर की यात्रा रही हो, चाहे आज राहुल गांधी की यात्रा के बाद भारत जोड़ो यात्रा का मैं जिक्र कर रहा हूँ। उसके बाद राहुल गांधी एक दूसरे राहुल गांधी की तरह उभरते हैं, और 24 का नतीजा फिर हमारे सामने है, जिसको आप लोग ये क्लेम करते हैं कि भाजपा को आप लोगों ने हरा दिया, या कम से कम इतना कमज़ोर तो कर ही दिया कि वो मतलब जिस तरीके की 2019 से 24 का शासन था वैसा नहीं चल पा रहा है। लेकिन इस राहुल गांधी से क्या अखिलेश यादव को कोई खतरा है? क्या मजबूत होते राहुल गांधी, मजबूत होती कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में आप लोग के लिए खतरा है? नहीं, हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, और इतना तो सभी महसूस कर रहे हैं कि राहुल गांधी में बहुत परिवर्तन हुआ है। राहुल गांधी ने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है, उनकी सोच में, उनके बोलचाल में, उनके अनुभव में, उनके ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई है, और अब राहुल गांधी वो पहले वाले राहुल गांधी नहीं है। और कांग्रेस की सोच भी काफ़ी हद तक बदली है। जो कांग्रेस कभी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर मुखर नहीं होती थी, आज कांग्रेस लगातार जाति जनगणना का समर्थन कर रही है, और ओबीसी और एससी के आरक्षण के विषय में बोल रही है। तो दोनों सकारात्मक हैं, और खतरा की बात तो इसलिए नहीं है, जो खतरा उन लोगों को महसूस होता है जो खुद में कमज़ोर होते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इतने मजबूत हैं कि हमें किसी से कोई खतरा नहीं है, और हम कामना करते हैं कि कांग्रेस और मजबूत हो, राहुल गांधी और मजबूत हो। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में भाटी जी नोएडा है, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि महेश शर्मा से आपके व्यक्तिगत रिश्ते बड़े अच्छे हैं। यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी कहीं टिकती नज़र नहीं आ रही है भाजपा के सामने, चाहे विधानसभा चुनाव का जिक्र हो या लोकसभा का जिक्र हो। हम लोग सोसाइटीज़ में देखते हैं, मतलब भाजपा का तो यहाँ जलवा है नोएडा में। नहीं, टिकना तो ये है कि टिक तो लगातार हम ही रहे हैं सामने, क्योंकि दूसरे नंबर पर हम ही रहते हैं हर बार। लेकिन जहाँ तक बात है, खाली नोएडा नहीं, शहरी क्षेत्रों में, और आज की बात नहीं है, जनसंघ के ज़माने से ये लोग मजबूत होते ही हैं शहरी क्षेत्रों में, और उसके क्या कारण है वो तो लंबी बात हो जाएगी समीक्षा की। लेकिन हम महसूस करते हैं, हम ये मानते हैं कि नोएडा में हम उनके सामने कमज़ोर हैं, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं मजबूत करने की और आगे बढ़ने की। तो लेकिन फ़िलहाल बीजेपी मजबूत है, और केवल नोएडा में नहीं, शहरी क्षेत्रों में जहाँ महानगर की सीटें हैं वहाँ ज़्यादातर जगह भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। वैसे तो मैं जिस शब्द का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ उससे मुझे निजी तौर पर सहमत नहीं हूँ, उसकी व्याख्या से। अगड़ा, ए से एक अगड़ा भी होता है। पीडीए की जब आप लोग बात करते हैं तो जो उसमें कथित तौर पर अगड़े हैं उत्तर प्रदेश के, उनको लगता है, और भाजपा भी ये कहती है कि इसमें अगड़ों की कोई जगह नहीं है। ए से अल्पसंख्यक तो हो जाता है, ए से आधी आबादी हो जाती है, लेकिन अगड़े नहीं। जैसे ठाकुर को लेके निशाना साध ही लेते हैं, बचते हैं ब्राह्मण, तो वो आपकी पार्टी में अगड़े फिट नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा पब्लिक परसेप्शन बन रहा है। ये तो कोई नासमझ आदमी कह सकता है। मैं केवल 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। वर्तमान में हमारे पास सबसे बड़ा पद उत्तर प्रदेश में क्या, नेता विरोधी दल, वो माता प्रसाद पांडे हैं।
दूसरे समाजवादी पार्टी ने अगर सबसे बड़ा कोई स्मारक किसी का बनाया है और वो सबसे बड़ी प्रतिमा अगर उत्तर प्रदेश में लगाई है तो जनेश्वर मिश्र जी की लगाई है। और हमारे आदर्श पुरुष अगर हैं जिनका हम नाम लेकर राजनीति करते हैं तो डॉक्टर लोहिया हैं, तीनों अगड़े वर्ग से आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम पीडीए के अधिकारों की बात करते हैं क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है। हम उस अन्याय को दूर करने के लिए, उन्हें न्याय देने के लिए बात करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमें बाकी लोगों से नफरत है। हम में और भारतीय जनता पार्टी में यही फ़र्क है केवल। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है लेकिन गैर हिंदुओं से नफरत करती है। हम पीडीए की बात करते हैं लेकिन हम गैर पीडीए से नफरत नहीं करते। हम उन्हें भी पूरा सम्मान देते हैं, उन्हें अपना भाई मानते हैं और हम कोई नफरत की या बांटने की बात करते ही नहीं है। लेकिन योगी जी यही कहते हैं कि वो आ जाएंगे तो फिर आपके घर से सामान लेकर निकाल ले जाएंगे, ये डर दिखाते हैं ना। मतलब भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलता है उसमें से 80-90% वोट केवल इनके डर पैदा जो करते हैं उसकी वजह से मिलता है। ये हिंदुओं को मुसलमान से डराते हैं, ईसाइयों से डराते हैं, दूसरे लोगों से डराते हैं। ये केवल डरा के वोट लेना चाहते हैं। उन बातों में कहीं कोई दम नहीं है कि भारत देश में 80% जहाँ हिंदू है और हर तरीके से मजबूत है और हर जगह की पोस्ट पर बैठा है, उस हिंदू को किसी से कोई खतरा हो सकता है, ये तो बात ही बचकानी है। लेकिन कुछ जो यहाँ से थोड़े ढीले होते हैं उनकी समझ में ऐसा आ जाता है कि शायद ऐसा है, और जो समझदार लोग हैं वो इस जाल में फंसते नहीं हैं। अच्छा, चूँकि आपने अपने बातचीत के दौरान बाबरी विध्वंस का भी जिक्र किया, अभी जब कांशीराम और मुलायम सिंह की बात हो रही थी तो मेरा सवाल ये है कि मुसलमानों को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में जब उनके सियासी धार्मिक मुद्दे जब आते हैं, जैसे बाबरी का जिक्र जब आता है, अभी ज्ञानवापी पर योगी जी कह के आए हैं कि वो तो मंदिर ही था, शिव मंदिर ही था, अब बाद के दिनों में ज्ञानवापी हो गया। मथुरा का विवाद न्यायालय में है। मुसलमानों को लग रहा है कि जैसे अयोध्या की उनकी मस्जिद गई वैसे मथुरा की उनकी मस्जिद चली जाएगी, वैसे वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद चली जाएगी। और इस खौफ को दूर करने में न समाजवादी पार्टी का नेतृत्व अखिलेश यादव उतना मुखर हैं, न समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उतना मुखर। आप लोग को डर लगता है कि भाजपा इस राजनीति का एडवांटेज उठा ले जाएगी अगर आप लोग मुसलमानों की बात करेंगे तो? नहीं, जो विषय न्यायालय में है उस पर टिप्पणी करना या उस पर सड़क पर लड़ना उचित नहीं है। अयोध्या के मसले में भी शुरू से हमारा स्टैंड ये था कि या तो आपसी सहमति से फैसला हो या न्यायालय के ऊपर छोड़ दिया जाए। जो न्यायालय फैसला लेगा हमें स्वीकार होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हमने कोई विरोध न हमने किया न किसी और ने भी नहीं किया। लेकिन बाबरी विध्वंस जो 6 दिसंबर 1992 की घटना है वो इस देश के माथे पे कलंक की तरह है। लोगों को इकट्ठा करके और कानून तोड़ के ज़बरदस्ती किसी के धर्मस्थल को गिरा देना, चाहे उस पर कितना भी विवाद था, उस विवाद के लिए हमारे पास संस्थाएं हैं विवाद हल करने के लिए। सरकार थी, प्रशासन था, न्यायालय था। न्यायालय का इंतज़ार करते, न्यायालय कहता कि ये हटाया जाए ढांचा तो कोई विरोध नहीं करता। तो वो एक गैरकानूनी काम था, वो एक अपराध था और उसका हम कभी समर्थन नहीं करेंगे। हमारी सरकार में उसे रोका गया था, उसका हम हमेशा समर्थन करेंगे, वो कुछ भी गलत नहीं था उसमें। लेकिन राम मंदिर का निर्माण न्यायालय के फैसले के बाद हुआ, उसका भी हम समर्थन करते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वो न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है। नहीं तो लोग कह रहे हैं कि भाजपा इस पर एक पब्लिक परसेप्शन बना रही है कि फैसलों से पहले उन फैसलों को डिस्कस करे, जैसे मथुरा और ज्ञानवापी का। आप लोग उस पब्लिक परसेप्शन को तोड़ने के लिए काम, मतलब मुसलमानों के पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। जिस पार्टी, नहीं, हम मुसलमान का पक्ष या हिंदू का पक्ष की बात नहीं, हम न्याय का पक्ष रखते हैं। अन्यायपूर्ण कोई गतिविधि ना की जाए, गैरकानूनी कोई गतिविधि ना की जाए, धौंस पट्टी से कोई काम ना किया जाए, कानून और नियम के अनुसार किया जाए। उसमें जो भी फैसला होगा हम तैयार हैं। जैसे मथुरा का मामला, उसमें काशी का भी उसमें है, कोर्ट में है। लेकिन जहाँ तक सवाल है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी या जो भी तानाशाह होता है, जिसके अंदर तानाशाही प्रवृत्ति होती है, गैर लोकतांत्रिक व्यक्ति होता है, वो हमेशा कानून से ऊपर सोचता है, कानून को कम नीचे मानता है। और जो लोकतांत्रिक व्यक्ति होगा वो हमेशा कानून को सबसे ऊपर मानेगा। तो ये अक्सर जैसे अब उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है कि गोली मार दी जाती है अपराधी को पकड़ के, वो जो न्यायोत्तर कार्रवाई है उसे भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है। तो वो इससे सीधा सिद्ध होता है कि इनके अंदर कानून का और लोकतंत्र का सम्मान नहीं है। आप न्यायालय को सुपरसीड करके, न्यायालय की अवमानना करके, उससे मतलब उसका अतिक्रमण करके कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते न्याय के नाम पर।
तो चाहे वो धार्मिक एक्टिविटी हो या अपराधियों को नियंत्रण करने की, या बुलडोजर लगा के घर गिरा दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी कठोर टिप्पणी की है कि आप इस तरह नहीं कर सकते। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच का ही अभाव है कि उनके अंदर लोकतंत्र का और कानून का सम्मान कम रहता है। आपने अगर आज का अखबार पढ़ा हो, आज के अखबार में ही खबर है, इन्होंने पुलिस का ये हाल कर दिया उत्तर प्रदेश में कि उसमें जो है अलीगढ़ में, हाँ अलीगढ़ की घटना, हाँ, वो दरोगा जी ने वो मांगी, रिमांड मांगी, जज ने रिमांड नहीं दी। दरोगा जी रेलवे लाइन पर जाकर बैठ गए, मैं आत्महत्या करूंगा, मुझे जज ने रिमांड क्यों नहीं दी? मतलब न्यायालय को मानने को तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने 7 साल के अंदर पुलिस के अंदर ऐसी सोच पैदा करती है कि हम ही ऊपर हैं सबके। इसे ही तो पुलिस राज कहते हैं। यूपी जो है पुलिस स्टेट बन चुकी है। चलिए एक आखिरी सवाल लेता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद का भी जिक्र आपने किया एक बात के क्रम में। चंद्रशेखर आज़ाद से गठबंधन होने की बात हो रही थी, गठबंधन नहीं हो पाया। चलिए मायावती के ऊपर तो दबाव, अलग अलग तरह के दबाव का बात होता है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के साथ क्यों मामला फंसा? और चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? उनमें आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आप लोग बहुजन राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उसको चंद्रशेखर आज़ाद पटरी बेपटरी कर सकते हैं? नहीं, बहुजन राजनीति तो हमारे पार्टी में खुद बहुजन नेता मौजूद हैं, हर वर्ग के नेता मौजूद हैं, दलित समाज के नेता मौजूद हैं। और हमारी पार्टी ने तो ऐसा उदाहरण पेश किया है कि उससे सबको सीख लेनी चाहिए। हमने अभी इस 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 सामान्य सीटों पे दलित वर्ग के कैंडिडेट लड़ाए हैं, फैजाबाद और मेरठ। और मेरठ तो बेईमानी से हरा दिया 10,000 वोट से। वो मेरठ भी जीत रही थी सुनीता वर्मा, और फैजाबाद अवधेश प्रसाद पासी जीते ही हैं। तो सवाल ये नहीं है। जहाँ तक चंद्रशेखर का सवाल है, चंद्रशेखर आज़ाद व्यक्तिगत तौर पे अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता हैं, हमारी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन गठबंधन में हमें ये कड़वा अनुभव हुआ कि हमारा लाभ उठा के गठबंधन के नाम पे जो लोग आगे बढ़े, बाद में उन्होंने धोखा किया हमारे साथ, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे जयंत चौधरी हों। तो इस बार अखिलेश जी ने ये कह दिया था चंद्रशेखर जी से कि आप हमारे सिंबल पर लड़ो, आपको सीट दे देंगे, किसी 1-2 साथी को और भी टिकट दिलवाने उन्हें भी दे देंगे। वो अपने सिंबल पर लड़ना चाह रहे थे, केवल इतना मतभेद था और कुछ नहीं था। भाटी जी, इससे पहले अभी हम गठबंधन टूटने की बात कर रहे थे 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जो हुआ। अभी जो मायावती बहन जी ने जो बुकलेट एक जारी की थी, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई बसपा को 10 सीटें मिली, सपा को 5 मिली, सपा को कम सीटें मिली। तो इसी के दुख में जो है उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। ना मेरा फ़ोन उठाया, ना और भी जो वरिष्ठ हमारे उनके सहयोगी नेता हैं उनका भी नहीं उठाया। इधर अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारा फ़ोन नहीं उठाया, और उनके साथ जो एक नेता बैठे थे पूर्व बसपा के, तो उन्होंने भाई कहा कि हमें भी ऐसा ही धोखा मिला था। तो गठबंधन टूटने की जो सही वजह है वो जानना चाहेंगे। गठबंधन टूटने की वजह तो बहन जी ही बता सकती हैं, क्योंकि बहन जी की तरफ से ही गठबंधन तोड़ा गया। हम तो, हाँ नहीं, उन्होंने ही तो घोषणा की, उन्होंने घोषणा की थी। और ये तो देखिए, आप तो पत्रकार हैं, कोई सामान्य व्यक्ति भी अंदाज़ा लगा सकता है कि इतना बड़ा नेता फ़ोन ना उठने की वजह से गठबंधन तोड़ ले, तो ये तो एक बहानेबाजी है। बहन जी का फ़ोन नहीं उठ रहा था, बहन जी गाड़ी पकड़ के सीधे चली जाती हैं अखिलेश यादव के घर, कोई रोक रहा था? तो ऐसा तो नहीं है। और ऐसा अखिलेश यादव जी का ऐसा स्वभाव ही नहीं है कि वो किसी की अवमानना कभी करते ही नहीं है कि वो फ़ोन ना उठाएं। अब कभी मीटिंग में रहे हों, रैली के मंच पर रहे हों, और उस समय 1-2 कॉल आ गई हो, ना उठी हो, तो वो बात अलग है। बाकी तो 2019 में तो साफ साफ ये हुआ था कि हमने ईमानदारी के साथ बीएसपी के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया, अपना वोट ट्रांसफ़र किया। जहां हमारे प्रत्याशी थे, बीएसपी के प्रत्याशी नहीं थे, वहां का वोट कहीं और ट्रांसफ़र हो गया, और हमारे 5 के 5 रह गए। हम तो 5 तो अपने दम पे भी जीत के आए थे, 14 में भी, 19 में भी हम 5 ही रह गए। बहन जी 0 से 10 पे पहुँच गई। तो इससे ज़्यादा और बड़ा प्रमाण क्या होगा इस बात का कि हमने ईमानदारी से लड़ाया था। ठीक है, अब आते हैं मंगेश यादव इनकाउंटर मामले को लेकर। इसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं जैसे इनकाउंटर हुआ सबसे पहले ट्वीट आया कि भाई जाति देखकर इनकाउंटर किया गया, फर्जी इनकाउंटर है। लेकिन जब डेटा निकालते हैं तो उसमें ब्राह्मण भी हैं, राजपूत ठाकुर भी हैं, तो ऐसे क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ जाति देखकर इनकाउंटर किया है? नहीं, पहली बात तो उत्तर प्रदेश में हर काम जाति देख के हो रहा है। नियुक्तियां जाति देख के हो रही हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग जाति देख के हो रही है, टिकट जाति देख के बढ़ रहे हैं, एनकाउंटर भी जाति देख के हो रहे हैं, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी जाति देख के हो रही है। पीछे अभी 1 साल के करीब पहले जो है यूपी गवर्नमेंट ने 55 या 65 माफियाओं की सूची जारी की थी। उसके 1-2 महीने बाद रिपोर्ट आई खुद पुलिस की, यूपी पुलिस की, कि उनमें से कुछ माफिया ऐसे थे जिनके खिलाफ 0
एक्शन हुआ, यानी कुछ एक्शन नहीं हुआ। और जब वो देखे गए तो पता चला कि वो एक ही जाति से संबंधित हैं। जहाँ तक ये मुठभेड़ की बात है कि येन केन प्रकारेण किसी भी तरह घुमा फिरा के कोई भी बहाना बना के कानून व्यवस्था का, अपराध का, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को सपोर्ट करना बहुत ही खतरनाक है। किसी को नहीं करना चाहिए, ना किसी सामाजिक कार्यकर्ता को, ना राजनीतिक कार्यकर्ता को, ना वकील को, ना पत्रकार को। क्योंकि अगर इसे सपोर्ट करने लगेंगे तो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। ये जो पकड़ पकड़ के लोगों को मारा जा रहा है बिल्कुल गलत है। और ये कहते हैं कि नहीं, जब अपराधी गोली चलाता है तब हम गोली चलाते हैं। तो इनके आंकड़े बता रहे हैं कि वैसे तो 18-19 हज़ार मुठभेड़ हुई हैं, लेकिन 207 लोग मारे गए हैं मुठभेड़ में पुलिस की गोली से, और 7,200 के करीब घायल हुए हैं जिनके पैर में गोली लगी है। तो इन्हें अगर जोड़ लें और सारे टोटल दिन देखें योगी जी को कितने दिन हुए हैं राज करते हुए, तो 3 रोजाना का एवरेज आता है। एक तरफ आप कह रहे हो कि अपराधी डर के यूपी छोड़ के भाग गए हैं, अब यूपी में क्राइम है ही नहीं। दूसरी तरफ डेली 3 लोग पुलिस पर गोली चला रहे हैं तुम्हारे आंकड़े के अनुसार ही। तो एक तरफ तो फर्जीवाड़ा है, आप या तो इधर झूठ बोल रहे हो या इधर झूठ बोल रहे हो। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अब वक्फ संशोधन बिल 2024 से लाने की बात चल रही है। अब जेपीसी में ये है, अब आपको क्या लगता है कि मतलब जिस तरह से वक्फ बोर्ड चलता आ रहा था, मतलब ये ऐसा ठीक था, या फिर जिस तरह से संशोधन करके अब सरकार चाहती वैसा होना चाहिए? नहीं, ये वक्फ संशोधन बिल जो सरकार लाई है, बीजेपी की नज़र वक्फ की ज़मीनों पर है। क्योंकि वक्फ के पास बहुत ढेर सेना और रेलवे को छोड़कर तीसरे नंबर की ज़मीनें वक्फ के पास हैं पूरे देश में। लेकिन वो प्रॉपर्टी कोई सरकार की या किसी की दी हुई नहीं, वो सब उन मुस्लिम समाज के लोगों की हैं जिन्होंने अपने मतलब दान की हैं ज़मीनें वक्फ को, वो डोनेट की हुई ज़मीनें हैं। तो उन्हें आप क्यों उन पर नज़र रखे हुए हो? जो इसमें प्रावधान ये लेके आ रहे हैं, अभी तो खैर उसमें है, वो जेपीसी में है, तो क्या आएगा फाइनल वो देखा जाएगा ड्राफ्ट। लेकिन उसमें जो इन्होंने प्रावधान किए तो कुछ इस तरह के किए थे कि प्रशासन चाहे तो किसी भी ज़मीन को वक्फ से छीन सकता है, तो वो गलत है। जो हमारा संविधान कहता है कि धारा ऑडिट की बात की, अगर सालाना ऑडिट हो जाएगी तो क्या गलत है इसमें? एक मॉनिटर सिस्टम हो जाएगा। केवल ऑडिट का सवाल नहीं है। ऑडिट किस चीज़ का करेंगे? जो वक्फ की ज़मीन, अब वक्फ की ही हज़ारों एकड़ ज़मीन है, बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं जो उनकी ज़मीनों पर ही अवैध कब्जे हैं। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़मीन मुक्त होकर वक्फ को मिल जाए। ये उल्टे ऐसा प्रावधान करना चाहते हैं कि डीएम को इतनी पावर दे देंगे कि डीएम फाइनल अथॉरिटी हो जाएगी। तो खाली ऑडिट की बात नहीं है, केवल ऑडिट होता तो वो तो पूरा एक्ट ही चेंज कर रहे हैं। क्योंकि आपने कहा कि मेरे अंदर का पत्रकार अभी जिंदा है, तो उत्तर प्रदेश से हटकर हरियाणा में बहुत हलचल है। विश्लेषण आपका क्या कह रहा है? और क्योंकि पत्रकारों को निष्पक्ष होना चाहिए, अभी आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या विश्लेषण आपका है हरियाणा को लेकर? नहीं, हरियाणा हमारे पड़ोस का भी प्रदेश है और हरियाणा में हमारी 20 रिश्तेदारी तो व्यक्तिगत मेरी हैं वहाँ, तो लोगों से लगभग रोज़ाना ही बात होती रहती। मैं कल भी पलवल जा रहा हूँ। पलवल के एक्स एमएलए थे सुभाष चौधरी, वो एक्सपायर हो गए, वो भी मेरे रिश्तेदार थे, उनके यहाँ जा रहे हैं हम। तो हम लगातार बात होती रहती है। तो मैं हवा में नहीं, मेरा विश्लेषण ये है कि वो बहुत अच्छे बहुमत से कांग्रेस जीत के आ रही है, कांग्रेस की सरकार बनेगी और 60 के करीब सीटें कांग्रेस की आएंगी। लैंडस्लाइड विक्ट्री प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप कांग्रेस के लिए हरियाणा में? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो बाकी जो खिलाड़ी हैं नहीं, वो चुनाव सीधे कांग्रेस बीजेपी में है। ये आईएनएलडी और ये आज़ाद समाज पार्टी, बीएसपी और वो उनका जो ये जेजेपी, ये सब मतलब उसमें क्या बोलते हैं उसे, नेपथ्य में चले गए हैं। कहीं कहीं एक आध सीट पे कोई हो सकता है, जैसे वो गोपाल कांडा है, एक सीट की उम्मीद है कि वो शायद जीत जाए, वरना तो ये 5,000, 7,000, 4,000 के कैंडिडेट रह गए। सीधे चुनाव कांग्रेस बीजेपी में है और बीजेपी से लोग काफ़ी हद तक नाराज़ हैं और उसके बहुत ढेर सारे कारण हैं। तो कांग्रेस का इस बार गेम बन रहा है हरियाणा में। अखिलेश जी ने हरियाणा में सीट नहीं मांगी, कहा कि हम सीट मांगी थी हमने शुरू में, लेकिन अगर हमें नहीं भी मिली तो उस पर हम बहुत ज़्यादा नाराज़ या हताश नहीं हैं। और हम इसलिए हताश या नाराज़ नहीं हैं कि हमारी कोई ज़्यादा तैयारी नहीं थी वहाँ। और तो अखिलेश जी ने कहा कि ठीक है, नहीं भी मिल रही हैं तो अभी हम कांग्रेस को जिताने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए काम करेंगे। लेकिन आपने शुरुआत में कहा कि बहुत अच्छी ट्यूनिंग है दोनों के बीच में, तो फिर भी बात नहीं बनी। आप कह रहे हैं कि संतुष्ट हैं आप जो है। ट्यूनिंग होना अलग बात है। देखिए, जब चुनाव होते हैं नहीं,
एक एक सीट जीने मरने का सवाल होती है पार्टी के लिए। तो वो उनकी जो हरियाणा कमेटी है, हरियाणा स्टेट कमेटी है, उसका फैसला है। राहुल गांधी तो चाहते थे, राहुल गांधी ने तो कह भी दिया था। राहुल गांधी और अखिलेश जी में मैंने ट्यूनिंग की बात की, वो हरियाणा स्टेट कमेटी का फैसला है। जम्मू कश्मीर चुनाव पर भी आपका कुछ अलग से विश्लेषण है, कुछ कहेंगे आप उस पर? जम्मू कश्मीर के बारे में ईमानदारी से मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि हमारे 20 कैंडिडेट वहाँ लड़ रहे हैं और पार्टी के कई लोगों को इधर से भेजा गया है यूपी से वहाँ जम्मू कश्मीर में प्रचार के लिए। लेकिन क्या रिजल्ट आते हैं तो ज़्यादा अंदाज़ा वहाँ का नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार लद्दाख में तो नहीं है अभी चुनाव, लद्दाख तो इन्होंने अलग कर दिया। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि लद्दाख और जम्मू, जहाँ बीजेपी का आधार होता था, जो हिंदू एरिया है, वहाँ इन दोनों एरिया में भी बीजेपी का ज़्यादा विरोध है इस बार, जहाँ इनकी पकड़ होती थी। मेरा यही सवाल जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर है। वहाँ एक कैंपेन चल रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए अमित शाह ने बहुत सारे निर्दलीय और छोटी छोटी पार्टियों को उम्मीदवार बनाकर उतार दिया है। तो कहीं इसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल तो नहीं है? क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और समाजवादी पार्टी तीनों इंडिया अलायंस में हैं। 2 पार्टियों ने अलायंस किया, फिर भी समाजवादी पार्टी ने अपने 20 कैंडिडेट उतार दिए, ये जानते हुए कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या ये वोट काटने के लिए समाजवादी पार्टी वहाँ घुसी है? नहीं, खैर ये तो शायद कोई भी नहीं सोचेगा या ऐसा अंदाज़ा लगाएगा कि अमित शाह के उसमें अमित शाह की वजह से समाजवादी पार्टी लड़ सकती है। समाजवादी पार्टी अमित शाह या बीजेपी के लिए तो कभी कोई सपोर्ट नहीं करेगी, या उनके कहने से तो कैंडिडेट नहीं लड़ाएगी। बाकी हमारा बहुत पहले से ही तैयारी है कि हम पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं, और जो राज्य चुने गए कि जिनमें हम कैंडिडेट लड़ाएंगे, जैसे उत्तराखंड में भी आगे चुनाव आएगा, उत्तराखंड भी उसमें है, तो हमने ये पहले से ही तय कर लिया था कि हम जम्मू कश्मीर में इस बार चुनाव लड़ाएंगे। और ये हमारी उस योजना के तहत है कि हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाजवादी पार्टी को दिलाना है। तो महाराष्ट्र के चुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या पॉलिसी है? मुंबई का चुनाव तो पहले भी पार्टी लड़ी है, अबू आज़मी वहाँ से चुनाव सपा के टिकट पर जीते भी। तो इस बार जो बातचीत इंडिया अलायंस में हो रही है, उसमें समाजवादी पार्टी की फॉर्मल एंट्री हुई है या होनी है या नहीं होगी? महाराष्ट्र में हमारे इस बार भी 2 विधायक थे इस विधानसभा में भी, और कई और प्रत्याशियों को अच्छे वोट मिले थे, पहले भी हमारे विधायक रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र में हमारा हस्तक्षेप है, तो हमें जो हम अपेक्षा कर रहे हैं उतनी सीट हमें गठबंधन में मिल जाएंगी, ये उम्मीद करते हैं हम। कई सारे सवाल आपके पार्टी पे पूछे गए, घूमते हुए माइक मेरे पास वापस आ गया। एक आरोप रुक रह गया, पीडीए का जिक्र हुआ, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और ए फॉर आधी आबादी। बीजेपी कह रही है सपा रेपिस्टों की पार्टी है। उदाहरण भी आप लीजिए, नवाब सिंह, मोहित खान, दोनों बिल्कुल है। और आपकी पार्टी तो मोहित खान के समर्थन में उतर गई। अखिलेश यादव ने कहा डीएनए टेस्ट करिए। और बीजेपी ये भी कहती है कि ये वही पार्टी है जिसके नेता ये कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। तो कैसे भरोसा करे आधी आबादी सपा पे? नहीं, एक तो ये जो उनका संवाद है नेताजी का, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, इसे लेकर काफ़ी हद तक हमें आरोपित किया जाता है, और ये बहुत चर्चाओं में हमसे ये सवाल पूछा जाता है। नेताजी ने जो बोला था, आप उनका भाषण देखें, सुने, यूट्यूब पे मौजूद है। उन्हें ये कहने का भाव नहीं था उनका कि रेपिस्टों के खिलाफ कार्रवाई मत करो, या रेप होना कोई मतलब ऐसा है, गलती हो गई तो कोई बात नहीं है। उन्हें फांसी की सज़ा के खिलाफ वो बोल रहे थे। और ये मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर के समाजवादी सोच रखने वाले लोग हमेशा मृत्युदंड के खिलाफ रहे हैं, और दुनिया के 100 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जो सभ्य देश माने जाते हैं, जहां लोकतंत्र मजबूत है, कि वहां पर मृत्युदंड की सज़ा नहीं है। कानून में बहुत बड़ा एक वर्ग ये मानता है कि मृत्युदंड किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, जेल में रखो, आजीवन कारावास दो, सख्त सज़ा दो। तो उनका केवल भाव ये था कि मृत्युदंड नहीं होना, फांसी नहीं होनी चाहिए। रेप का समर्थन या रेपिस्टों के समर्थन में उनका बयान नहीं था। और उसे उदाहरण देते हुए उन्होंने ये कहा था कि कई बार ये होता है कि लड़का लड़की एक साथ रहते हैं, और ऐसे उदाहरण आपके सामने भी कई होंगे, झगड़ा हो जाता है, लड़की जाकर रेप का मुकदमा लिखा देती है। तब उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है तो क्या फांसी दे दोगे इतनी सी गलती पे? तो मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ, ये कन्फ्यूजन या ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि कहीं से भी
नेताजी या हम या हमारी पार्टी रेपिस्टों की समर्थक है या रेप की समर्थक है। हम तो समाजवादी पार्टी तो हमेशा सबसे ज़्यादा महिलाओं का सम्मान समाजवादी पार्टी करती रही है। और इस बार का भी उदाहरण है, 2024 में हमने 11 टिकट दिए महिलाओं को, बीजेपी ने कुल 6 टिकट दिए। बीजेपी की एक सांसद चुन के आई हैं, केवल हेमा मालिनी। अब वो अपने दम पे आई हैं या बीजेपी की वजह से आई हैं। और हमारी 6 सांसद हैं उत्तर प्रदेश से महिलाएं, और सारी पढ़ी लिखी जो है युवा महिलाएं हैं, समझदार पढ़ी लिखी। 3-4 तो उनमें से विदेश में पढ़ के आई हैं। तो समाजवादी पार्टी कहीं महिला विरोधी रही नहीं है, महिला का सम्मान करती है। और रेप जो है इस देश की एक बहुत भयंकर बीमारी हो चुकी है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। इसका हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन उन्हीं महिलाओं को टिकट मिलता है जिनके पिताजी नेता हैं। अब वो चाहे आप रागिनी सोनकर को देख लीजिए, चाहे मछली शहर से जो आपकी सांसद हैं प्रिया सरोज, उनको देख लीजिए, चाहे आप इकरा हसन को देख लीजिए, सुनीता वर्मा को देख लीजिए, बाकी किसी को टिकट मिल नहीं रहा है। नहीं, महिलाएं हमारा समाज का ढांचा इस तरह का रहा है कि महिलाएं सार्वजनिक जीवन में आती ही कम है, ख़ास तौर से राजनीति में तो बहुत कम आती हैं। अब जो राजनीतिक परिवार की महिलाएं हैं उन्हें प्रवेश मिलता है, उन्हें उनके तो कुछ अनुभव होते हैं, वो ज़्यादा आ जाती हैं आगे। कोई भी महिला किसी अज्ञात परिवार की भी आएगी, समाजवादी पार्टी उसे भी सम्मान देगी, उसे भी टिकट देगी, आगे बढ़ाएगी। अब थोड़ा सा हल्की बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि आजकल बहुत चर्चा है एक इंटरव्यू का। तेज प्रताप यादव, जानते हैं, जो अपने आप को अखिलेश यादव के मित्र बताते हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब, देश के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव और सीएम डिम्पल यादव। नहीं, मैंने तो उनका इंटरव्यू देखा नहीं यार, ये उनकी व्यक्तिगत भावना हो सकती है। नहीं, समाजवादी पार्टी के लोगों की भावना होने में क्या दिक्कत है? समाजवादी पार्टी का फोकस अभी उत्तर प्रदेश पर है। हम 27 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं अपनी सोच, अपने विवेक और अपने अनुभव के आधार पर ये ज़रूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक दिन अखिलेश यादव इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनमें प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, उतनी योग्यता, उस तरह की सोच और उस तरह का विज़न और उस तरह के विचार, उस तरह की योजनाएं उनके पास हैं कि वो एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक बात और उन्होंने कही, उनसे ही खूब चर्चा में रहा, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में आपको चुनना तो किसे चुनेंगे? तो उन्होंने कहा मैं तो अखिलेश यादव को चुनूंगा। आपको चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे? नहीं, मेरा तो पूछने का सवाल ही नहीं होता। मैं तो जब अखिलेश जी के साथ हूँ तो मैं तो अखिलेश जी को ही चुनूंगा। लेकिन मैं राहुल गांधी को भी हल्के में नहीं लेता। राहुल गांधी भी अच्छे नेता हैं। राहुल गांधी की जो एक विशेषता है नहीं, उनका जो साधारण तरीके से वो हर बात कह देते हैं। वो ज़्यादा पाखंडी या बनावटी व्यक्ति नहीं है। उनके जो दिल में होती है वही ज़ुबान पर होती है। वो सीधे तरीके से अपनी बात कह देते हैं, जैसे कई बार बीजेपी वाले नमक मिर्च लगा के उल्टा भी पेश कर देते हैं। तो और राहुल गांधी ने जो यात्रा की है, उनकी भारत जोड़ो यात्रा, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। 10,000 किलोमीटर पैदल चलना, लोगों से मिलना, लोगों की बात समझना, इस देश को समझने के लिए आप देखिए देश के जो इतिहास रहा है और जो देश में आप हमारे 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, दोनों में राम भी 14 साल वनों में भटके और पांडव भी जो है 12 साल तक वनों में भटके। महात्मा बुद्ध भी बुद्ध तब बने जब वो निकल पड़े। गुरु नानक ने भी पूरे देश की यात्रा की, गांधी जी ने भी पूरे देश की यात्रा की। तो महान जो लोग बने हैं, जो आगे गए हैं, वो सब वो हैं जिन्होंने यात्राएं की हैं और जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के समाज के बीच में टाइम गुजारा है। बहुत सारे लोग आपको चर्चाओं में देखते हैं, खासकर एक प्रवक्ता के तौर पर, आक्रामक प्रवक्ता के तौर पर। एक और पहलू है, वो है कवि कहिए या कुछ लिखने का। कुछ अगर आप सुना सकें हमारे दर्शकों, जो दर्शक नहीं जानते उनको बता दूं कि एक कविता भी, एक गीत भी उन्होंने अखिलेश यादव पर लिखा आपने। कुछ अगर आप सुनाना चाहें। नहीं, मैं असल में मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा। मैंने एमए हिंदी साहित्य में किया और खाली विद्यार्थी नहीं रहा, मेरी साहित्य में रुचि रही। तो मैंने बहुत पढ़ा भी है और मैं कवि सम्मेलन भी कराता हूँ हर साल 27 फरवरी को। मैं स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक जी की जयंती पर मैं कवि सम्मेलन कराता हूँ। उसमें देश के चोटी के सभी कवि और शायर आ चुके हैं। तो इसलिए मेरा थोड़ा इंटरेस्ट रहता है। मैं कवि तो अपने आप को नहीं मानता, लेकिन मेरी जो कविताएं, जो मैंने 2-4 तुकबंदियाँ की हैं, वो सब वो हैं जो वो मतलब एक तरीके से राजनीतिक ही हैं।
वो अपने जो हमारा जो जो विचारधारा है, जो सोच है, जो हम चाहते हैं, वो ही उन कविताओं में है। तो मैंने वो जब 2022 के चुनाव में एक गीत लिखा था पार्टी के लिए, वो काफ़ी वायरल भी हुआ, बजा जगह जगह पार्टी के सम्मेलनों में बजता था कि यूपी के हर कोने से संदेश आ रहे हैं और अखिलेश आ रहे हैं। ये गीत चला था काफ़ी। बाकी आपने कहा कुछ कविता में एक पंक्तियाँ उस पर सुना देता हूँ कि जब लोग ये कहते हैं कि धर्म खतरे में है, आज जो सबसे बड़ी लड़ाई हमारी और बीजेपी की लड़ाई क्या, बीजेपी कहती है धर्म खतरे में है, हम कहते हैं सामाजिक न्याय खतरे में है। वो कहते हैं कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, हम पीडीए की बात करते हैं। तो इसी को जोड़ के, हालांकि मैंने ये 95 में लिखा था और 95 में भी इसका इतिहास ये है कि मैं यहीं नोएडा में सेक्टर 9 में आपके बराबर में ही मेरा एक वो थी, यहाँ इंडस्ट्रियल शेड थी, उसमें काम चल रहा था। तो मैं दैनिक जागरण अखबार मेरे हाथ में था, उसमें खबर थी फ्रंट पेज पे, धर्म खतरे में है। वो जो है ये जो थे नहीं अपने सिंघल साहब, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल, धर्म खतरे में है अशोक सिंघल। तो उसी शीर्षक को लेकर मेरे दिमाग में आया और मैंने ये गीत लिखा था कि 10 की खातिर 90 का यदि रक्त निचोड़ा जाएगा, 10 की खातिर 90 का यदि रक्त निचोड़ा जाएगा तो धर्म कहाँ बच पाएगा, फिर धर्म कहाँ रह पाएगा। और धर्म गुरु और संत करेंगे देवालयों में अय्यासी, राजनीति का केंद्र बनेंगे अयोध्या, मथुरा और काशी। और देवदासी कहकर नारी को नग्न नचाया जाएगा तो धर्म कहाँ बच पाएगा, फिर धर्म कहाँ रह पाएगा। और 2 पंक्ति और सुना देता हूँ कि राम और रहमान वोट हथियाने के साधन होंगे और गोरे तन पर धवल वस्त्र, जेबों में काले धन होंगे और सूट के इसमें बंद रोकमत करके बेचा जाएगा। उसी समय वो हुआ था सांसद घूसकांड, संसद में पैसे उछाले गए। सूटकेस दिए गए थे तो सूटकेस में बंद लोकमत करके बेचा जाएगा तो धर्म कहाँ बच पाएगा, फिर धर्म कहाँ रह पाएगा। तो शायद दर्शकों को कई सारे पहलुओं से आपके वाकिफ़ हुए हैं। हमारे साथ आपको ये बातचीत कैसी लगी? नहीं, बहुत अच्छा, क्योंकि ये एक तरीके से तनाव रहित बातचीत थी। आपने भी हल्के फुल्के अंदाज में सवाल पूछे और आपने भी दिल से पूछे और मैंने भी दिल से ही जवाब दिया। इसमें बनावटीपन कम था, कृत्रिमता कम थी। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। जी, और आप सभी दर्शकों से एक गुजारिश कि आप सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ ये जानकारी भी कि लगातार इसी तरीके से मंच पर एक एक करके हम नए जो हमारे आगंतुक हैं उनसे बात करते रहेंगे। देखते रहिए।